हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 8th एमपी बोर्ड हिंदी का पार्ट 7। तो इसका शीर्षक क्या है आपके सामने देखिए, भेड़ा घाट। और इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ आपके पास तक उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपके उपकरण मोबाइल या कंप्यूटर तक आसानी से पहुँच जाए। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, इसमें हम आपको इसका कुछ पाठ का अर्थ समझाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर पूरे करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाठ परिचय में क्या दिया हुआ, अर्थात इस पाठ में क्या क्या आप लोग देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने प्रकृति का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। लेखक ने नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, ये भी एक जीके का मोस्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की गंगा भी कहलाती है। नर्मदा के तट पर बसे भेड़ा घाट तथा आसपास के धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। इसने किया है, लेखक ने श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। तो आइए थोड़ा पाठ के बारे में जान लेते हैं क्या है। जबलपुर से 13 मील दूर भेड़ा घाट है। लेखक मीरगंज स्टेशन पर उतरकर अपने कुछ अंग्रेज साथियों के साथ भेड़ा घाट अपनी बुक में आप लोग देखते चलिए, ठीक है। और आपको ये पाठ अपने से पूरा पढ़ना है, ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो आगे देखिए, साथियों के साथ भेड़ा घाट की ओर चल दिए। लेखक ने सुना है कि भेड़ा घाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। नर्मदा नदी से लेखक को बड़ा स्नेह था क्योंकि वह उनके संघर्षमयी होने को बहुत पसंद करते थे, है ना। लेखक जबलपुर के निकट इनके ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा स्थान देख चुके थे। तो भेड़ा घाट बहुत ही सुंदर स्थान है जबलपुर में। अगर जो आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग ज़रूर घूमने जाइए। वहाँ पर नर्मदा नदी बहती है भेड़ा घाट में और वहाँ दुग्धधारा जलप्रपात का निर्माण होता है, जिसका मतलब रंग एकदम दूध की तरह होता है जहाँ गिरती है नर्मदा नदी। बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ संगमरमर के पत्थर आपको देखने को वहाँ मिलेंगे। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई नर्मदा धुआंधार प्रपात बनाती हुई नीचे गिरती है। यहाँ संगमरमर की 2 विशाल चट्टानें उसे गोद में उठाए नजर आती हैं। उन्हें देखकर ऐसा एहसास होता है कि जो जन सेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकार करते हैं उन्हें ईश्वर के हाथ ऐसे ही संभाल लिया करते हैं जिस तरह वो 2 चट्टानें गिरती हुई नर्मदा नदी को अपने ऊपर संभालती हुई बहुत अच्छी प्रतीत होती हैं। लेखक क्या कहते हैं कि जो जन सेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकार करते हैं उन्हें ईश्वर के हाथ इसी तरह से संभाल लेते हैं। यहाँ के स्थानीय जन इसे दूध धारा का नाम देते हैं। किसको? जो धुआंधार प्रपात है उसको दूध धारा जलप्रपात का नाम देते हैं। हम आपको बता चुके हैं क्योंकि इसका रंग, जो नर्मदा नीचे गिरती है चट्टानों में, तो उसका रंग एकदम, पानी जो गिरता है उसका रंग एकदम दूध की तरह सफ़ेद होता है, इसलिए उसको दुग्ध धारा जलप्रपात भी बोला जाता है। क्योंकि पानी के नीचे गिरने से, कवि कह रहे हैं, क्योंकि पानी के नीचे गिरने से जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा ही नज़र आता है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नज़र डालने से पता चलता है कि वे गल रही हैं, परंतु यहाँ की सफ़ेदी कभी गलती नहीं है। नर्मदा यहाँ हमेशा अपने एक ही रूप में निरंतर गिरती रहती है, अर्थात वहाँ हरदम जल उसी रंग का होता है ना, कभी भी दूसरे रंग का नहीं होता। जहाँ जल धारा वो गिरती है, दुग्धधारा प्रपात का जहाँ निर्माण होता है। तो आपको मैं बता दूं ये बहुत ही सुंदर पाठ है। कृपया आप लोग इस पाठ को अपने से पूरा पढ़िए। हम आपको अर्थ बताए दे रहे हैं, सारांश थोड़ा सा बताए दे रहे हैं, क्योंकि अगर जो हम अर्थ बताने में पड़ जाएंगे और पाठ पढ़ने में तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कृपया आप लोग अपने से पढ़िए। अगर जो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग व्हाट्सअप में हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आगे और हमको बता दें कि भेड़ा घाट की चोटी, जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, छोटी सी पहाड़ी पर गौरी शंकर जी का मंदिर है। एक 64 योगिनी का मंदिर है। संगमरमर की चट्टानों की गोद में नर्मदा की धारा अब वहाँ आती है। और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका पता नहीं लगता, लेकिन इतिहास के अध्ययन से यह बात ज्ञात होती है कि त्रिपुरी राजघराने के महाराज कर्णदेव की महारानी अल्हड़ा देवी ने संवत 1155-1156 में गौरी शंकर जी का मंदिर बनवाया था।
गत 850 वर्षों से, कब से, गत पिछले 850 वर्षों से दुग्ध धारा का स्वर इस मंदिर में बराबर सुनाई देता है। अर्थात दुग्ध धारा के पास ही ये गौरी शंकर जी का मंदिर है, जो किसके द्वारा बनवाया गया था, महारानी अल्हड़ा द्वारा, जो कि महाराज कर्णदेव की महारानी थी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो लेखक परिचय होता है ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको पढ़िए ज़रूर। आपको लेखक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ पता होती हैं ये पढ़ने से, और एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़िए, इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोस को। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है आपके सामने, बोध प्रश्न। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज के लिखिए। तो आप लोग लिखिए अपने नोट्स में इसी तरह से। फर्स्ट नंबर है बंदिनी। बंदिनी का अर्थ होता है महिला कैदी जो होती है उसको बोलते हैं बंदिनी। निष्काम, निष्काम का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के, बिना किसी कामना के। कृष्णत्व का अर्थ होता है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कृष्णत्व। कृष्णत्व का अर्थ होता है कालापन या श्याम रंग। कृष्ण भगवान क्या थे, कृष्ण भगवान का रंग काला था, इसलिए किसी चीज़ को उनके साथ उपमा की जाती है। कृष्णत्व का अर्थ होता है कालापन या श्याम रंग। घर्षण का अर्थ होता है रगड़ या घिसना। जब आप लोग किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घर्षण बोलते हैं। आप लोग साइंस में भी घर्षण को पढ़ चुके होंगे। आगे है नगण्य। नगण्य का अर्थ होता है तुच्छ, किसी गणना में न आने योग्य, अर्थात जिसकी संख्या बहुत कम हो उसको क्या बोलते हैं, नगण्य। और ये है नुस्खा। नुस्खा का मतलब होता है वैद्य या हकीम द्वारा रोग दूर करने के लिए लिखी गई औषधि, तो क्या बोलते हैं, नुस्खा बोलते हैं। अगला है कूता। कूता का अर्थ होता है अनुमान लगाना। तृण, तृण का अर्थ होता है तिनका। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है, छोटा उत्तर लिखना है इसका। तो इसका क नंबर प्रश्न है, भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा कि भेड़ाघाट, बहुत संक्षेप में लिखना है तो आप लोग केवल लिखेंगे भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। क्या लिखेंगे, 13 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक, आप इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का नंबर देखते हैं, गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था। तो हम ये आपको समझाने के लिए जो बता रहे थे उसमें भी हम आपको बताए हैं कि गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए उत्तर है इसका, गौरी शंकर मंदिर त्रिपुरी राजघराने के महाराज कर्णदेव की महारानी अल्हड़ा देवी ने बनवाया था। इसको वीडियो को रोक कर आप लोग आसानी से उत्तर को लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो चलाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग कई बार देख सकते हैं, ये वीडियो यूट्यूब में सेव रहेगा हरदम। ग नंबर देखते हैं, दूध धारा किसे कहते हैं। तो दूध धारा किसे कहते हैं, देखिए उत्तर है जोर का घर्षण होने से। घर्षण का अर्थ ही आपको बता चुके हैं, घिसना या रगड़। तो जोर का घर्षण होने से किस में, नर्मदा के पानी और जो संगमरमर पत्थर है उसमें, वहाँ के पत्थर। जोर का घर्षण होने से नर्मदा का पानी दूध जैसा दिखाई देते हुए गिरता है, इसी को दुग्ध धारा या दूध धारा बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा घ नंबर, भेड़ाघाट घूमने कौन गया था। तो पाठ के लेखक, इसका उत्तर होगा पाठ के लेखक। इस पाठ के लेखक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी भेड़ाघाट घूमने गए थे। दूसरे प्रश्न का 5वां और लास्ट नंबर है, भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर की बनी है। तो भेड़ाघाट पर, उत्तर है भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें संगमरमर के पत्थर की बनी है। जो संगमरमर किस रंग का होता है, सफ़ेद कलर का होता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। संगमरमर से ही ताजमहल का निर्माण किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो गया कि भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें संगमरमर के पत्थर से बनी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न तीसरे में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से थोड़ा बड़े लिखना है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, का नंबर, नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आप लोग लिखिए। उत्तर है नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही आकर्षक है।
बड़ा ही मनमोहक है। अमरकंटक से निकलकर यह अपने किनारों पर अनेक घाट बनाती हुई भेड़ाघाट घाट पहुँचती है। अमरकंटक एक स्थान का नाम है जहाँ से उसका नर्मदा नदी का उद्गम होता है, वहीं से ये निकलती है। तो वहाँ से निकलती हुई अपने किनारों पर अनेक घाट बनाती हुई भेड़ाघाट पहुँचती है। भेड़ाघाट कहाँ पहुँचती है? जबलपुर में। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। संगमरमर की दो विशाल चट्टानों पर जब यह गिरती है तो इसका पानी दूध की तरह सफ़ेद नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे इसे चांदी के कारागार में बंदिनी बना लिया गया है। यहाँ के ग्रामीण जन इस स्थान को दूध धारा के नाम से जानते हैं। इसके किनारे कभी शांत नहीं होते, सदैव गतिमान रहते हैं। तो यही आपका इसका उत्तर रहा आपके सामने। वीडियो को रोककर आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, समझ लीजिए। समझ के पढ़ेंगे, रटना नहीं है। रटने से कोई चीज़ें भूल जाती हैं, समझ के चलेंगे तो वो हरदम याद रहेंगी। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर, ख नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए ख नंबर कि जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट हैं, वे भेड़ाघाट की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए। आंसर है जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट है। यह भेड़ाघाट की तरह आकर्षक इसलिए नहीं लगते क्योंकि नर्मदा यहाँ अपने साधारण रूप में प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ भेड़ाघाट की भांति सफ़ेद संगमरमर के किनारे नहीं हैं और ना ही इतनी ऊंचाई से गिरता सफ़ेद चांदी की भांति पानी है। दूध धारा की तरह का जलप्रपात भी यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? ग्वारी घाट और तिलवाड़ा में नहीं है, इसलिए वहाँ इतना आकर्षक, इतना मनमोहक दृश्य नहीं बनता है, केवल भेड़ाघाट में ही बनता है। तीसरा नंबर है बड़े वाले प्रश्नों का। तीसरा नंबर का नंबर क्या बोल रहा है कि लेखक द्वारा की गई भेड़ाघाट यात्रा का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कीजिए। तो 100 वर्ड्स में करना है। तो आप लोग क्या करिए कि अपनी बुक से कोई भी पैराग्राफ जो लेखक द्वारा बताया गया है कि जबलपुर से 13 मील दूर, वहाँ से स्टार्ट कीजिए और कम से कम 1 पेज तो लिख डालिए अपनी बुक से। आप लोग इतना कीजिए। वर्णन करना है तो आप लोग लिख डालिए अपनी बुक से कोई भी एक पैराग्राफ, तो 100 शब्द पूछ जाएंगे। ठीक, तो उसका इस यात्रा का वर्णन भी हो जाएगा। पूरे पाठ में यात्रा का वर्णन ही तो किया गया, उसके बारे में बताया गया। तो आप लोग कुछ भी एक पैराग्राफ लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक, प्रत्येक बच्चे अलग अलग लिख सकते हैं जो जिसको अच्छा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर चौथा प्रश्न बोल रहा है इस पाठ का। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखना। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रश्न में एक सही उत्तर है, उसी को चुन के उत्तर में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा का जंगल पूछ रहा है किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में है कि आंध्र प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है कि बिहार में है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा सतपुड़ा का जंगल मध्य प्रदेश का है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा जंगल है सतपुड़ा का। ठीक, सतपुड़ा के घने जंगल, एक पार्ट भी इस तरह हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि आगे चल के पढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर इसका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो ये हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन का नंबर से हो जाएगा, नर्मदा नदी के गिरने से धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। तीसरा नंबर देखिए प्यारे बच्चों, भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? तो भेड़ाघाट की पहाड़ी पर आपका कौन सा मंदिर है? आपका ग नंबर ऑप्शन सही होगा, गौरी शंकर का मंदिर। कौन सा मंदिर? गौरी शंकर का मंदिर आपका आंसर हो जाएगा, वहाँ भेड़ाघाट की पहाड़ी पे स्थित है। फोर्थ नंबर, चौथा नंबर है। देखिए इसका क्या बोल रहा है कि पल पल पलटत भेष छलक छन छन छवि धारत। यह पंक्ति किस कवि ने कही है? तो यह पंक्ति आपके किस कवि ने कही है? इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, श्रीधर पाठक की यह पंक्तियाँ हैं। इन्होंने क्यों बोला था? इन्होंने इन पंक्तियों को बोला था कश्मीर की शोभा बढ़ाने के लिए बोला था इन पंक्तियों को। तो इन पंक्तियों का इस्तेमाल इस पाठ में भी किया गया है। तो किनकी हैं? श्रीधर पाठक की हैं। आप लोग इसको तो पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये पंक्तियाँ आगे चल के मिलेंगी इस पाठ में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कौन सा है? फोर्थ नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका का नंबर क्या बोल रहा है? बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय बताते हुए कब कहते हैं? बैल का उदाहरण देते हुए लेखक कहता है कि खूंटे पर बंधने वाले बैल को अपने खूंटे के अलावा और
कहीं अच्छा नहीं लगता, चाहे उसे कितना ही अच्छा वातावरण क्यों न मिले। उसी प्रकार मुझे भी बीहड़ों के बीच से बहती नर्मदा, इसके जलप्रपात और जल के घर्षण से उत्पन्न ध्वनि के दृश्य इतने अच्छे लगते हैं कि अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होती है। इस पंक्ति का आशय यही हुआ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। नर्मदा चाहे कितनी मर मर कहे वह मरती नहीं है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि नर्मदा के प्रवाहित होते समय पानी के तीव्र घर्षण से, तीव्र रगड़ से मर मर की ध्वनि निकलती है, लेकिन यह अमर है। क्यों? कौन अमर है? नर्मदा नदी। उनका प्रवाह निरंतर है, अर्थात वह निरंतर बहती हैं, वह कभी रुकती नहीं है, कभी मरती नहीं है। वह सदियों से बह रही हैं और सदियों तक बहती रहेंगी। उनका प्रवाह अमर है। हम आपको कुछ अलग से जानकारी दे रहे हैं कि जीके में आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे बोलते हैं, कौन सी नदी है? तो वो हो जाती है नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? तो वो होती है नर्मदा। और मध्य प्रदेश के एकदम बीच से दो भागों में विभाजित कौन करती है? नर्मदा करती है। नर्मदा नदी बीच से विभाजित करती है। उत्तर वाले भाग को और दक्षिण वाले भाग को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, बीच से गुजरती है। गुजरती हुई अमरकंटक से निकल के जाके कहाँ गिरती है? गुजरात में। इसका तीसरा नंबर अब देखते हैं। जो जन सेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकार करते हैं, उन्हें शोभा धाम के ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं, अर्थात उन्हें ईश्वर ऐसे ही उनको संभाल लिया करते हैं। तो इसको देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? जो लोग निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए, परोपकार का अर्थ हुआ दूसरों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, है ना। पर यानी दूसरा उपकार का अर्थ होता है उनकी हर तरह से सेवा करना, तो इसका अर्थ होता है परोपकार। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो लोग निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए नीचे गिरना स्वीकार करते हैं, उन्हें ईश्वर अपना सहारा देते हैं और वे नीचे गिरकर भी महान बन जाते हैं। तो ये इस लाइन का यही अर्थ हुआ। तो इस पार्ट में आपके इतना ही हुआ, इतना ही है। यहाँ से आपका ये पार्ट ख़त्म होता है, समाप्त होता है। तो आपके जो भी हिंदी में आपके व्याकरण है उसका हम वीडियो अलग से बनाएंगे, उसका आप टेंशन ना लीजिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण के। अगर जो आप अभी तक पिछले पाठों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल में यूट्यूब में सर्च कीजिए टॉपर ट्रिक्स एकेडमी, और प्लेलिस्ट हिंदी की बनी हुई है, वहाँ आपको सभी वीडियोज़ फ्री में मिल जाएंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।